हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच क्लास 9 के गति के दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे। तो गति में अदिश और सदिश राशि के बारे में आपको बता दिया गया था कि अदिश राशि किसे कहते हैं। वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज गति के बारे में। गति किसे कहते हैं? गति लिखा है कि किसी स्थिर बिंदु के साथ यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है। क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे सड़क पर दौड़ती मोटर, समुद्र में चलता जहाज। क्या है दूसरा एग्जाम्पल? समुद्र में चलता जहाज, वायु में उड़ता पक्षी। अब ये बताओ, सड़क पर दौड़ती मोटर, ये हमारा एक पहला बिंदु है और यहां पर ये क्या है? आपकी सड़क है। क्या है? ये सड़क है। मोटर कार, ये हमारा घर है, ठीक। और ये क्या है? मोटर कार है। ये मोटर कार यहां पर स्थिर थी, लेकिन इस मोटर कार को यहां से पहुंचना यहां तक है। ये दूसरा बिंदु है, ए और बी। ए से बी तक पहुंचना है तो ये बताओ, ए से बी तक जब पहुंचेगी तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए, समय लगेगा ना। दूसरी चीज, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होगा। स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा कि यदि ये मोटर कार गति कर रही है तो ये समय, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। छू आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। जैसे रेलगाड़ी जानते हैं, नहीं जानते हैं? रेलगाड़ी समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि रेलगाड़ी गति की अवस्था में है। दूसरा एग्जाम्पल, समुद्र में चलता हुआ जहाज। आप ये बताओ कि जो समुद्र होता है, समुद्र है, पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है तो जो जहाज है वो चलेगा कि नहीं चलेगा? वायु में उड़ता पक्षी अगर वायु में उड़ रहा है तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। ये तो एग्जाम्पल आपके सामने वैसे है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कटाक्ष आपके सामने रखेंगे। भैया, ये समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे कि लिखा गया है सड़क पर दौड़ती मोटर। आप ये बताओ कि अगर मोटर कार दौड़ रही है तो इसमें व्यक्ति बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा? बोलो, बैठा होगा ना। व्यक्ति बैठा होगा। जाहिर सी बात है कि मोटर कार है तो मोटर कार व्यक्ति ही तो चलाएगा। यहाँ पे समझना यह है भैया कि ये जो व्यक्ति है, मोटर कार की तुलना में देखा जाएगा तो व्यक्ति विरामा अवस्था में है, क्योंकि मोटर कार और व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है? मोटर कार और व्यक्ति की स्थिति में इन दोनों के बीच कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। मोटर कार के अंदर व्यक्ति जहां पर बैठा है वहीं बैठा रहेगा, यानी मोटर कार की तुलना में व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सड़क की तुलना में देखा जाए, सड़क से तुलना चाहे व्यक्ति की जाए या सड़क से तुलना मोटर कार की जाए, तो सड़क से तुलना करेंगे तो मोटर कार भी गति की अवस्था में रहेगी और व्यक्ति भी गति की अवस्था में रहेगा। दूसरी कंडीशन वैसे समुद्र में चलता जहाज के बारे में है। अब समुद्र में चलता जो जहाज है भैया,
इसमें आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा समुद्र है, अब इसमें जहाज है, ये पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, समुद्र में चलता जहाज। अब अगर चलता जहाज, ये नहीं है कि समुद्र में स्थिर जहाज हो, समुद्र में चलते जहाज की बात कर रहा है, तो जैसे जैसे समय बीतेगा जहाज की स्थिति में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर जहाज चल रहा है तो जहाज में व्यक्ति भी बैठा है कि नहीं बैठा है, व्यक्ति भी बैठा है, तो जहाज की तुलना में व्यक्ति, जहाज की तुलना में व्यक्ति स्थिर अवस्था में है, क्योंकि जहाज और व्यक्ति के बीच स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन हम बात करें कि पानी की तुलना में, पानी से तुलना या समुद्र से तुलना चाहे व्यक्ति की जाए या जहाज की जाए, समुद्र से तुलना चाहे व्यक्ति की जाए या जहाज की जाए, तो किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। तीसरी चीज, वायु में उड़ता पक्षी। भाई ये क्या है, अगर हम ये मान लेते हैं हमारा भैया आसमान है, अब यहाँ पर एक पक्षी है, यहाँ पर क्या है, एक पक्षी है। अब पक्षी मान लेते हैं पहले यहाँ पे था, इस बिंदु से अगर दूसरे बिंदु पर जाएगा तो दो कंडीशन होगी, एक तो समय लगेगा, और समय लगेगा, दूसरी चीज क्या हो जाएगा, स्थिति में परिवर्तन होगा। और यही परिभाषा है गति की परिभाषा। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो हम कहेंगे कि वो गति की अवस्था में है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो हम कहेंगे वो किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब गति से संबंधित में कुछ परिभाषाओं में हम सबसे पहले बात करेंगे दूरी की। दूरी होता है, विस्थापन होता है, चाल होता है, वेग होता है। तो सबसे पहले हम दूरी और विस्थापन की चर्चा करेंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। दूरी और विस्थापन के बारे में देखेंगे। दूरी किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या लिखा गया है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ध्यान से समझना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों बोर्ड पे लिखा गया है। तो जैसे हम मान लेते हैं भैया कि ए पे हमारा घर पड़ता है, या ए ये स्थान है आपका मिल्कीपुर। कौन सा स्थान है, मिल्कीपुर। ध्यान से देखना। और यहां से सीधी सड़क ऐसे गई है फैजाबाद, जिसको अब अयोध्या के नाम से जानते हैं। कहाँ गई है, अयोध्या को। बीच में बहुत सारा मार्केट पड़ता है, तो यहां पे हम ये वाला मार्केट ले रहे हैं, रानी बाजार। अब रानी बाजार ले रहे हैं तो रानी बाजार में कुछ खास है भाई। रानी बाजार में मेरे मौसा का घर है, रानी बाजार में हमारे मौसा का घर है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, रानी बाजार ले रहे हैं। तो दूरी और विस्थापन को इसी रेखा पर हमको समझना है कि ये कौन सा स्थान है, मिल्कीपुर हो गया, ये कौन सा स्थान है, अयोध्या हो गया। और इसी मिल्कीपुर अयोध्या के बीच में एक बाजार पड़ती है, रानी का बाजार है, और रानी के बाजार में हमारे मौसा का घर है। आगे बढ़ा जाए। एक व्यक्ति जिसका नाम है रचित, एक व्यक्ति जिसका नाम है रचित, रचित थोड़ा नाराज है। नाराज क्यों है, क्योंकि उसको चाहिए खिलौना। अब वो खिलौना उसको चाहिए, और जो खिलौना चाहिए वो मिलेगा फैजाबाद में। उसको रिमोट वाली जेसीबी चाहिए। अब रिमोट वाली जेसीबी तो यहाँ मिलेगी नहीं, मिलेगी फैजाबाद में। रचित ए से निकलता है, ए से निकलता है, और ये अयोध्या वाला बिंदु मानते हैं बी, और मिल्कीपुर वाला बिंदु मानते हैं सी। दूरी भी थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि मिल्कीपुर से अयोध्या हम मान लेते हैं भैया 30 किलोमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक कुल दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है।
ठीक। और रानी बाजार से अयोध्या की दूरी कितनी है भैया? 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर है। समझ में आया? मिल्कीपुर से अयोध्या की दूरी क्या है? 30 किलोमीटर। रानी बाजार से अयोध्या की दूरी क्या है? 10 किलोमीटर। तो मिल्कीपुर से रानी बाजार की दूरी कितनी मिल गई हमको? ये दूरी हो जाएगी 20 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? यहाँ भी लिख दो आप, ठीक, हिंदी में लिख दिया जाए। सारा कंटेंट हिंदी में है तो ये भी हिंदी में रहे भैया, 20 किलोमीटर। ठीक, चलिए। रचित मिल्कीपुर से निकलता है, धीरे धीरे जा रहा है, पहुंच गया अयोध्या, और अयोध्या में रचित ने अपनी जेसीबी ली और वहां से वापस आया, और वापस आकर रानी बाजार अपनी मौसा के यहां रुक गया। रानी का आवाज अपनी मौसा के यहां रुक गया। तो आप ध्यान देना नीचे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को, रचित ए से बी, पहले कहां गया था? रचित मिल्कीपुर से अयोध्या गया। कहां गया? मिल्कीपुर से। भैया ध्यान से समझना, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। रचित मिल्कीपुर से अयोध्या गया। अब मिल्कीपुर से अयोध्या के बीच की दूरी कितनी है आप बताइए? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर रचित गया। अयोध्या में रचित ने रिमोट वाली जेसीबी को खरीद ली। अब वहां से वो वापस आया, और वापस कहां आ रहा है? रानी का बाजार। रानी बाजार वापस आया, रानी बाजार वापस पहुंचा। अब रानी बाजार वापस आया तो अयोध्या से रानी बाजार के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। यानी अगर देखा जाए तो रचित कुल कितनी किलोमीटर की दूरी तय की गई है? रचित ने 40 किलोमीटर की दूरी तय की है। रचित ने कितनी दूरी तय की गई? 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई। और इसी को हम बोलते हैं भैया दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। कि रचित ने जेसीबी खरीदने के लिए कुल कितनी दूरी तय की गई है? कितनी दूरी तय की। दूसरी बात, हम बात करेंगे विस्थापन के ऊपर। कहता है किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसको? किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को या बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया है? ये एग्जाम्पल हम मिटा रहे हैं। ठीक भैया, मिटा दिया जाए। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना दूरी क्या है? चलिए देखते हैं विस्थापन के बारे में। अब विस्थापन में भैया रचित का प्रारंभिक स्थान ये था, ये वाला ए, मिल्कीपुर लिखा है, वो कौन सा स्थान है? प्रारंभिक स्थान है। ठीक, या प्रारंभिक बिंदु कह सकते हैं, या इसी को हम कहते हैं शुरुआत वाला बिंदु। जिस बिंदु से आरंभिक बिंदु, जिस बिंदु से उसने आरंभ किया है, शुरुआत किया है। और ये सीधा ये फैजाबाद है, और ये बीच में कौन सा है? सी वाला स्थान हो गया, जिसको हम बोलते हैं रानी बाजार। और ये रचित की कौन सी स्थित है? अंतिम स्थित है। कौन सी है? अंतिम स्थित है। क्यों? क्योंकि रचित जेसीबी खरीदने के बाद फैजाबाद से आकर यहीं पर रुक गया है? तो ये बताइए, ये प्रारंभिक और रानी बाजार की दूरी अयोध्या से 10 थी, तो मिल्कीपुर से रानी बाजार 30 में से 10 निकालेंगे तो 20 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। ये पूरा देखो, आप ध्यान से देखना, ये पूरा कितना था? 30 था, और 30 में से हमने 10 ऐसे निकाल दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? ये दूरी आपकी कितनी बचेगी? ये दूरी हमारी 20 किलोमीटर ही तो बचेगी। 20 किलोमीटर बचेगी ना। तो बस इसे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। यानी हम कहते हैं कि दूरी में जितनी दूरी हम तय किए हैं वो पूरा प्लस करेंगे, लेकिन विस्थापन में ये देखा जाता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी देखते हैं। तो एक चीज याद रखना कि दूरी कभी शून्य नहीं होती है।
दूरी कभी शून्य नहीं होती है कि अगर इस बिंदु से हमने चलना शुरू कर दिया तो हम भले यहाँ तक पहुँचे, हमने इसी पर आया है, लेकिन जो दूरी है कुछ ना कुछ होगी जरूर, भले डेसिमल में चली जाए, डेसिमल में चली जाए बात अलग की है, लेकिन कुछ ना कुछ दूरी तय की है। विस्थापन शून्य कैसे होता है? विस्थापन शून्य कैसे होता है, अब आपको ये देखना है। जैसे भैया रचित ने मिल्कीपुर से चलना शुरू किया, रचित ने ए या बी, रचित ने बिंदु ए से चलना शुरू किया और बिंदु बी पर पहुंचा, सामान लिया और वापस फिर ए पर आ गया। शुरुआत कहां से की थी? ए से। अंतिम स्थिति कहां पर है? ए पर है। कोई अंतर है? अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच में अंतर कितने का है? शून्य का है। यानी हम कह सकते हैं कि विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। कोई पूछे कि दूरी, तो दूरी मान लेते हैं ए और बी के बीच 10 किलोमीटर है, तो रचित ए से बी तक गया तो 10 किलोमीटर गया और बी से ए तक वापस 10 किलोमीटर आया, तो दूरी कुल कितनी तय की गई? 20 किलोमीटर दूरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूरी 20 मिल रहा है और विस्थापन कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। एक एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं और ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम्पल आप समझ लिए तो आप चाहे कंपटीशन का एग्जाम देंगे या क्लास 9th का एग्जाम देंगे, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक बिंदु ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और ये कौन सा बिंदु हो गया? सी हो गया। ठीक। ए से बी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर, बी से सी के बीच की दूरी कितना है भैया? 4 किलोमीटर। कितनी है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर रहेगा। अब यहां पे अगर दूरी पूछेगा, रचित ने ए से चलना शुरुआत किया और सी पर पहुंच गया है। ए से चलना शुरू किया है और कहां पे पहुंच गया है? सी पर पहुंच गया है। तो यहां पर आप जानते हैं भैया कि रचित ने ए से बी तक कितना दूरी तय की? ए से बी गया और फिर बी से कहां तक गया? सी गया। तो ए से बी तक 3 किलोमीटर और बी से सी तक कितना गया? 4 किलोमीटर। तो कुल कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। रचित ने दूरी कितनी तय की गई है? 7 किलोमीटर तय की है। रचित ने दूरी कितनी तय की? 7 किलोमीटर तय की। लेकिन अगर यहीं पे विस्थापन पूछता है तो विस्थापन में हम कहते हैं कि अंतिम और प्रारंभिक या प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी लेते हैं, न्यूनतम दूरी लेते हैं। जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो एक दूरी ये भी मिल रही है, एक दूरी ये भी मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही है। और ये दूरी निकालने के लिए एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। कौन थे? एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो उसी को हम बोलते हैं समकोण। ये समकोण है। तो पाइथागोरस ने कहा कि यदि कोई त्रिभुज समकोण है तो लंब और आधार के भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये भुजा ऊर्ध्वाधर है तो इसको हम कह देंगे लंब, और ये भुजा क्षैतिज है तो इसको हम कह देंगे आधार, और तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। तो पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे आपके भैया, पाइथागोरस की प्रमेय भी कहते हैं। एक नंबर में पूछा जाता है मैथ में कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आप लिख दो कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय भी हो गई। अच्छा चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि लंब का मान कितना है? 4 का स्क्वायर। कर्ण का मान या आधार का मान कितना है? 3 का स्क्वायर। तो 4 चौको 16, 3 त्रिक्का 9, 16 9 25। ये किसका मान है? ये कर्ण स्क्वायर का मान है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √25 और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5। यानी आपने देखा कि यहीं पर हमको दूरी कितनी मिल रही है?
7 किलोमीटर मिल रही है, लेकिन विस्थापन कितना मिल रहा है? 5 किलोमीटर मिल रहा है। विस्थापन कितना मिल रहा है? 5 किलोमीटर है। तो चलिए एक पॉइंट आपको और देखना है भैया कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी और विस्थापन का जो अंतर है, यहीं से सारा पॉइंट आपका निकल आएगा है। दूरी और विस्थापन का सारा पॉइंट यहीं से निकल आएगा। चलिए हम इधर लिख रहे हैं भैया दूरी, और यहां पर लिख रहे हैं विस्थापन। क्या लिख रहे हैं? विस्थापन। पहला पॉइंट, पहले तो दोनों में परिभाषा लिख देना है, एक अंतर तो वही मिल जाएगा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु की, किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक, ये पहली परिभाषा हो गई। एक बार ग्राफ को हम फिर से बना रहे हैं, देख लीजिए। ये था हमारा 3 किलोमीटर, ये था 4 किलोमीटर, ये हो जाएगा A, B और C। जो आपकी कॉपी पे दिशा होती है भैया, जो आपकी कॉपी पे क्या होती है? दिशा होती है। ऊपर हो जाता है उत्तर, नीचे हो जाता है दक्षिण, दाएं हो जाता है दक्षिण रहेगा, ठीक, दाएं हो जाता है पूरब और बाएं हो जाता है पश्चिम। ये दिशा होती है। तो यहां से देखना इसकी जरूरत कहां पड़ेगी भी हम आपको बताते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। लिखा जाएगा भैया दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। अगर यहां पे देखा जाए तो जो दूरी है ए से सी की दूरी कितनी हो गई? बोलो। अगर कोई व्यक्ति ए पे था, पहुंच गया सी पे, तो हम कहेंगे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 7 किलोमीटर पर है। कितनी दूरी पर है? 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या यहां पर दिशा की आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन विस्थापन में देखना, हम क्या कहेंगे? विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। इसमें एक नीचे एक लाइन बढ़ा सकते हैं भैया कि दूरी एक अदिश राशि है, तो इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। लेकिन लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अदिश राशि है तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। और विस्थापन रचित ए से सी तक पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में है? यहाँ से देखा जाए तो दिशा कौन सी है? बताइए भाई। अगर ये मूल बिंदु मान लिया जाए तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व हो जाएगा। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा हो जाएगा। तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर पूर्व। हम कहेंगे कि रचित उत्तर पूर्व दिशा में कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जैसे तीसरा पॉइंट है भैया,
तीसरा पॉइंट है हमारा, कहता है कि दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन शून्य भी हो सकता है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है। फिर से देख लीजिए, कह रहा है किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। यदि आपके समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए।